अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। माशाल्लाह से आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमारा टॉपिक है मुसलमान और अंग्रेज़ों की सकाफ़त में फ़र्क। हमने बच्चों मुसलमानों की सकाफ़त को भी पढ़ा और अंग्रेज़ों की सकाफ़त को भी पढ़ा, और इन दोनों यानी मुसलमान और अंग्रेज़ों दोनों की सकाफ़त के एक दूसरे पर असरात भी हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़े। आज हम इन दोनों में फ़र्क देखेंगे कि इन दोनों के कल्चर्स में क्या फ़र्क है। नंबर 1 हम देखते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में सरकारी और दरबारी ज़ुबान को जो उनकी ज़ुबान थी वो फ़ारसी उन्होंने रखी। यही वजह है कि शेर व अदब का कीमती असासा भी अक्सर बेशतर फ़ारसी ज़ुबान में ही है। इसके बरक्स अंग्रेज़ों ने दफ्तरी ज़ुबान क्या रखी? अंग्रेज़ी, और सरकारी मुलाजमतें इख्तियार करने वालों के लिए लाजमी करार दिया कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से भी वाकिफ़ हों। नंबर 2 फ़र्क है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान में सिला हुआ लिबास पहनने को फ़रोग़ दिया, जिसके नतीजे में मर्द कुर्ता पाजामा, वास्किट कमीज़ और तंग मोहरी का पजामा, जबकि औरतें शलवार कमीज़ और दुपट्टा ओढ़ती थीं। जबकि अंग्रेज़ों ने क्या लिबास इंट्रोड्यूस करवाया? उन्होंने कोट, पतलून, शर्ट और टाई जैसे लिबास को हिंदुस्तानी माशरे में मुतारिफ़ करवाया, और इनकी ख़वातीन स्कर्ट पतलून पहनती थीं, जो कि फहाशी और उरियानी का बाइस बनी और यही दफ्तरी लिबास भी करार पाया। नंबर 3 फ़र्क देखेंगे कि मुसलमानों ने बरसगीर में इस्लाम की तबलीग को अपना शार बनाया, और वहाँ के मुकीम नए मज़हब, नए इक़दार, अदल के नए पैमानों और माशरती मेल जोल में मसावात के रवैये से बहुत मुतासिर हुए। सूफिया कराम की इन नवाजिशात के तुफ़ैल लाखों मकामी बशिंदे दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। जबकि अंग्रेज़ों ने क्या प्रचार किया? उन्होंने असाइयत का प्रचार किया माशरे में, और असाइयत के प्रचार से माशरे में ऐशो इशरत की फ़िज़ा को फ़रोग़ देकर मशीनरियत को तक़वियत बख्शी, जिसकी बदौलत जो निचला तबका था उन्होंने भी अक्सरियत ने असाइयत मज़हब कबूल करने लगे वो, और इनकी ज़िंदगी में के हर शोबा में जो है असाइयत की झलक रफ्ता रफ्ता साफ़ दिखाई देने लगी। यानी वो लोगों को माइल करते थे पैसे की लालच देकर कि वो इस इस्लाम को छोड़कर असाइयत का मज़हब इख्तियार कर लें। नंबर 4 है, मुसलमान औरतें पर्दा करती थीं, जिसकी तकलीद करते हुए आला और मुतवस्सित तबके की जो ख़वातीन थीं वो भी पर्दा में नज़र आने लगीं। जबकि अंग्रेज़ों में क्या हुआ कि अंग्रेज़ ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती थी। पर्दा करने के बजाय तंग व चुस्त लिबास के पहनावे ने शराफत को नीलाम कर दिया था। नंबर 5 है, मुसलमान हुक्मरानों ने तालीम को आम करने के लिए जगह जगह मदरसे और मसाजिद तामीर करवाईं, ताकि अवामी सोच का रुख दुनियावी तालीम के साथ साथ मज़हब की तरफ भी राग़िब हो। इस किस्म के अदारों में मुक़र्रर करदा निसाब नहीं हुआ करता था, ना ही असातिज़ा की लगी बंदी तनख्वाहें हुआ करती थी, इसलिए ये अदारे गैर रस्मी कहलाते थे। जबकि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इस्लामी असूलों के बरक्स मदारिस की बजाय उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कायम की, ताकि मशीनरी का प्रचार रहे। इन जो है अदारों को चलाने के लिए तनख्वाहदार साज़ा मुकर्रर थे, और बाकायदा जो है नसाबंदी भी की गई, और इसलिए ये अदारे रस्मी अदारे कहलाते हैं। यानी इस बेस पर हम उन अदारों को रस्मी अदारे कहेंगे कि वहाँ बाकायदा एक सिलेबस होता है और साज़ों की मखसूस तनख्वाहें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मुसलमान हुक्मरान इन लोगों की शिकायत सुनने और इनका मदावा करने के लिए बाकायदा दरबार लगाया करते थे। नीज़ माशरती इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह काजी तैनात थे। जबकि अंग्रेज़ों ने अदालतों के निज़ाम को इतना पेचीदा कर दिया कि लोग इंसाफ के हसूल के लिए साल साल तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते थे। नंबर 7 पॉइंट है, मुसलमान हाकिमीन ने ऐसा माशरती और इक़्तिसादी निज़ाम कायम किया जिसके के ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक लोगों की हर किस्म की बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी हो सकें। जबकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक बेहतर ज़राए आमदोरफ्त और मवासलाती निज़ाम के बावजूद अंग्रेज़ माशरे का निज़ाम आदलाना या इंसाफ वाला निज़ाम नहीं था, जिसकी बदौलत अकरबा परवरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी लानतें आम होंगी। यानी अपने रिश्तेदारों को प्रेफरेंस देते थे जॉब्स में या कहीं भी, और मेरिट पर फ़ैसले नहीं होते थे। नंबर 8 है, सन्नत और तजारत के ज़मन में अगरचे मुस्लिम हुक्मरानों ने काफ़ी तवज्जो दी,
تاہم ان کے دور کو سنتی دور نہیں کہا جا سکتا، البتہ ڈھاکہ میں ململ یا سوتی کپڑے کی صنعت کچھ نمایاں رہی، جبکہ اس کے برعکس جو تھے انگریزوں نے کافی صنعتی انقلاب لائے وہ برصغیر پاک و ہند میں۔ انہوں نے صنعت کو فروغ دینے کے لیے انگریزوں نے برصغیر میں ریلوے لائنز کا جال بچھایا، پختہ سڑکیں تعمیر کروائیں، دریاؤں اور نہروں پر پل باندھ کر خام مال کی رسد کو آسان بنایا۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے، مسلمان حکمرانوں نے مقامی لوگوں کو حکومتی معاملات میں شریک کیا۔ مثلاً جلال الدین اکبر اور جہانگیر کی افواج میں اکثر جرنیل مقامی باشندے تھے، جبکہ جو انگریز حکمرانوں نے صرف ہندو لوگوں کو حکومتی معاملات میں شریک کیا اور برصغیر کی بہت بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا۔ نمبر 10 ہے، مقامی لوگوں کے اظہار رائے کے لیے مسلمانوں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں قائم کی تھی، بلکہ شاہی خاندان کے افراد ہی سیاست اور سیادت کیا کرتے تھے، جبکہ انگریزوں نے عوامی اظہار رائے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی، تاکہ لوگ مخصوص پلیٹ فارم پر اپنے سیاسی رائے کا اظہار کر سکیں۔ نمبر 11 ہے، مسلمان قدیم طور طریقوں پر عمل پیرا رہے، اور جبکہ انگریزوں نے ہندوستان میں جدت پسندی کو فروغ دیا۔ جدت پسندی ہوتی ہے نئی چیزوں کو اپنانا، نئی چیزوں کی ترغیب دینا۔ مسلمانوں کے دور میں تمام حکومتی ادارے غیر رسمی تھے، جبکہ انگریزوں نے تمام حکومتی اداروں کو رسمی حیثیت دی، یعنی مسلمانوں کے دور میں غیر رسمی ادارے تھے اور جو انگریزوں کے دور میں غیر رسمی تھے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔